अंटार्कटिका, जहां आपको चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर दिखाई देगी। ये धरती के दुर्गम जगहों में से एक है जहां सामान्य जनजीवन व्यतीत करना नामुमकिन है। हालांकि रिसर्च से जुड़े कार्यों के लिए कई देशों के वैज्ञानिक इस जगह पर रहने के लिए मजबूर हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंटार्कटिका में वैज्ञानिकों के लिए जीवन बिताना कितना मुश्किल होता होगा? अगर नहीं तो हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज हम जानेंगे अंटार्कटिका में वैज्ञानिकों की कठिन दिनचर्या। अंटार्कटिका पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका का 98% हिस्सा बर्फ की मोटी चादर से लिपटा हुआ है, जहां बड़े बड़े ग्लेशियर और बर्फ के पहाड़ हैं। अंटार्कटिका का क्षेत्रफल 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जहां आपको वैज्ञानिकों के अलावा सिर्फ पेंगुइन्स देखने को मिल सकती हैं। अंटार्कटिका में जमीन के ऊपर औसतन 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर बिछी होती है, जहां हर वक्त तेज हवाओं और बर्फीले तूफानों का खतरा मंडराता रहता है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका में रहने या वहां रिसर्च करने की क्या जरूरत है। तो हम आपको बता दें कि वैज्ञानिक पृथ्वी के निर्माण और ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसी काम को पूरा करने के लिए अंटार्कटिका को महत्वपूर्ण जगह माना जाता है, क्योंकि यहाँ इंसानी आबादी ना के बराबर है। वैज्ञानिकों को सूक्ष्म जीवों से लेकर कई तरह के पर्यावरण संबंधी शोध करने में आसानी होती है, जिससे भविष्य में पृथ्वी से जुड़ी कई जरूरी बातों का पता लगाया जा सकता है। अंटार्कटिका का ज्यादातर हिस्सा 3.5 करोड़ साल से जस के तस बर्फ में जमा हुआ है, जहां जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले बदलाव का पता सबसे पहले लगाया जा सकता है। जब अंटार्कटिका की बर्फ पिघलती है तो वैज्ञानिकों को एहसास हो जाता है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इसी तरह जब तक अंटार्कटिका की बर्फ जमे हुए रूप में रहती है तो वैज्ञानिकों के लिए रिसर्च करना आसान हो जाता है। जमी हुई बर्फ में चहलकदमी करना आसान होता है और बर्फ की टूटने या कोई दुर्घटना होने का खतरा भी बहुत ही कम हो जाता है। अंटार्कटिका के इस सुदूर इलाके में जाना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं है, क्योंकि आम लोगों को इस जगह पर बिना किसी वजह के जाने की इजाजत नहीं है। तो सवाल आता है कि आखिर वैज्ञानिक यहाँ कैसे पहुँचते हैं? क्या यहाँ पहुँचने के लिए किसी तरह के परमिट की जरूरत होती है? अंटार्कटिका की खोज और रिसर्च। अंटार्कटिका की खोज सन 1773 में जेम्स कुक ने की थी, लेकिन उनकी खोज के लगभग 75 साल बाद इंसान को अंटार्कटिका की जमीन पर कदम रखने में कामयाबी मिली थी। अंटार्कटिका पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है, इसलिए इस क्षेत्र को अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम के तहत नियंत्रित किया गया है। ये एक संधि है जिस पर 1 दिसंबर 1959 को 12 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। संधि में इस बात पर जोर दिया गया था कि अंटार्कटिका को सिर्फ वैज्ञानिक शोध के लिए यूज किया जाए और इस इलाके में सिर्फ वैज्ञानिकों को ही जाने की अनुमति मिले। यही वजह है कि अंटार्कटिका में सिर्फ वैज्ञानिकों को जाने की इजाजत है और कोई भी देश इस इलाके में सैन्य गतिविधियों को अंजाम नहीं दे सकता है। जिस संधि पर शुरुआत में सिर्फ 12 देशों ने मिलकर साइन किया था, आज उसमें 54 देश शामिल हो चुके हैं। अंटार्कटिका की गिनती किसी देश में नहीं की जाती है, इसलिए यहाँ जाने के लिए किसी तरह का पासपोर्ट या वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि अंटार्कटिका में जाने वाले वैज्ञानिकों को खास नियम और कानूनों का पालन करना पड़ता है। इसके साथ ही अंटार्कटिका के सर्द मौसम में रहने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। दरअसल अंटार्कटिका के चारों तरफ समुद्र है, जिसकी वजह से इस जगह पर साल के ज़्यादातर महीने तेज़ और बर्फीले तूफान चलते रहते हैं। इसके साथ ही अंटार्कटिका के पास समुद्र के पानी में बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ और टुकड़े भी समय समय पर तैरते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए इस जगह को धरती का सबसे हाईएस्ट, ड्राईएस्ट और विंडिएस्ट प्लेस माना जाता है। अंटार्कटिका में 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलती रहती हैं, जिसकी वजह से जमीन पर जमी बर्फ तेजी से हवा के साथ उड़ने लगती है और चक्रवात जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। अंटार्कटिका में सिर्फ 20 दिन ऐसे होते हैं जब यहाँ का तापमान -0 डिग्री सेल्सियस के आसपास या ऊपर होता है। अंटार्कटिका को एक सफेद रेगिस्तान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ धरती के किसी दूसरे महाद्वीप के मुकाबले सबसे कम बारिश होती है। इस जगह पर सालाना 200 मिलीमीटर तक की ही बारिश दर्ज की जाती है, जिसकी वजह से अंटार्कटिका में खेती करना या आम नागरिकों का बसना इम्पॉसिबल है।
अंटार्कटिका की विपरीत परिस्थितियों में जिंदा रह पाना इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए यहाँ सिर्फ गिने चुने जीव ही पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका जाने के लिए गर्मी का मौसम सबसे बेहतरीन लगता है, क्योंकि इस समय जहाज की मदद से समुद्र को पार करना आसान होता है। गर्मी के मौसम में अंटार्कटिका में 5000 से ज़्यादा वैज्ञानिक और रिसर्चर रहते हैं जो यहाँ की विभिन्न परिस्थितियों पर अपना शोध काम करते हैं। इसके अलावा अंटार्कटिका की खूबसूरती को देखने और समझने के लिए हर साल गर्मियों में 45,000 टूरिस्ट यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन वो सभी अपने रिस्क पर अंटार्कटिका घूमने जाते हैं। अंटार्कटिका के मौसम में जनजीवन। अंटार्कटिका में रहने वाले ज़्यादा वैज्ञानिक और शोधकर्ता सर्दी का मौसम आने से पहले ही इस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। वहीं जो लोग यहाँ रुकने का फैसला करते हैं उनकी जान राम भरोसे ही होती है। अंटार्कटिका में अमेरिका, अर्जेंटीना, जापान, यूके, चीन, साउथ अफ्रीका, भारत समेत कई देशों के 70 से ज़्यादा रिसर्च स्टेशन और सेंटर हैं जहां वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन और सोलर एनर्जी पर शोध करते हैं। अंटार्कटिका की सफ़ेद बर्फ में इन रिसर्च स्टेशंस की वजह से ही थोड़ा रंगीन माहौल देखने को मिलता है, क्योंकि रिसर्च स्टेशन की छतों का रंग अलग अलग होता है। ये रिसर्च स्टेशन खास तकनीक से तैयार किए जाते हैं ताकि इनके अंदर रहने वाले वैज्ञानिकों को बर्फीले तूफान और मौसमी ठंड से राहत दी जा सके। इन रिसर्च स्टेशन में किचन, जिम, ऑफिस, डाइनिंग हॉल और क्लिनिक जैसी सुविधाएं होती हैं ताकि वैज्ञानिकों का रहन सहन आसान किया जा सके। इन रिसर्च स्टेशंस में वैज्ञानिकों के लिए सभी सुविधाएं होती हैं, लेकिन शर्त बस इतनी होती है कि उन्हें सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। यानी अंटार्कटिका में रहने वाले वैज्ञानिकों को अपने खान पान से लेकर साफ सफाई और इलाज जैसी चीज़ों का ख्याल खुद ही रखना पड़ता है। इसके लिए उन्हें अलग से स्टाफ की सेवा नहीं दी जाती है। अंटार्कटिका में रहने वाले सभी वैज्ञानिकों को किसी न किसी क्षेत्र में निपुण होना जरूरी है, वरना वो अंटार्कटिका के मुश्किल हालातों में ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। वैज्ञानिकों के दिन की शुरुआत कपड़ों की कई लेयर पहनने से शुरू होती है। वहीं उन्हें जूतों के अंदर सॉक्स की भी बहुत सारी लेयर्स पहननी पड़ती हैं। ऐसा करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अंटार्कटिका का तापमान बहुत ही ठंडा रहता है, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति ठंड की वजह से बीमार पड़ सकता है। अंटार्कटिका में पैर, हाथ, नाक, सिर, मुंह और घुटनों को किसी भी हालत में खुला छोड़ने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि अगर ये अंग बर्फीले हवाओं के संपर्क में आ जाए तो व्यक्ति का बीमार होना तय है। अंटार्कटिका में रहने वाले वैज्ञानिकों को पूरा दिन सिर्फ अपनी आंखों को दिखाने की इजाज़त होती है, जिसे कई बार वो अपने चश्मों से कवर कर लेते हैं। रोज़मर्रा के बेहद मुश्किल कामकाज। मोटे कपड़ों से वैज्ञानिकों को अपने शरीर को बाहरी हवा से सुरक्षित रखना पड़ता है, लेकिन शरीर को गर्मी और पोषक तत्व देने के लिए उन्हें अपने खाने पीने का खास ख्याल रखना पड़ता है। अंटार्कटिका में खेती नहीं होती है, इसलिए विभिन्न देश ट्रांसपोर्ट की मदद से महीनों का राशन एक साथ ही भेज देते हैं। इस राशन में मीट, फ्रोजन सब्जियां और डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जिन्हें खाने से वैज्ञानिकों के शरीर को भरपूर मात्रा में एनर्जी मिलती है। अंटार्कटिका में ज़्यादा खाद्य पदार्थों को डिहाइड्रेटेड फॉर्म में पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से उनका वजन कम हो जाता है और खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक स्टोर करना भी आसान होता है। हालांकि कई बार खराब मौसम होने की स्थिति में वैज्ञानिकों को बचे हुए खाने से ही काम चलाना पड़ता है और उनके पास खाद्य पदार्थों का चुनाव करने के लिए ऑप्शंस भी नहीं होते हैं। हालांकि वैज्ञानिक मौसम का मिजाज देखते हुए कई बार बोट की मदद से समुद्र में फिशिंग करने निकल जाते हैं, जिससे उन्हें फिश से तैयार होने वाले व्यंजन खाने का मौका मिल जाता है। इसके साथ ही वैज्ञानिकों को अपने शरीर को गर्मी देने के लिए वाइन और रम पीने की इजाज़त होती है, लेकिन उन्हें इस तरह के पेय पदार्थ लिमिटेड मात्रा में ही लेने होते हैं। अंटार्कटिका में पीने के लिए ताज़े पानी की तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इस जगह पर मीठा पानी बेहद ज़्यादा मात्रा में है। वैज्ञानिक अपनी प्यास बुझाने के लिए अंटार्कटिका की बर्फ़ को इकट्ठा करके पैराफिन स्टोव की मदद से पिघला लेते हैं और फिर उसको पानी के रूप में पीते हैं। इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करके नहाने, खाना बनाने और टॉयलेट यूज़ के लिए भी पानी का निर्माण किया जाता है। अंटार्कटिका में बेहद ठंड होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ रहने वाले वैज्ञानिक नहाते नहीं हैं, बल्कि वो नहाने के लिए अपने शरीर के हिसाब से पानी तैयार करते हैं,
क्योंकि अंटार्कटिका के आसपास समुद्र का पानी इतना ठंडा होता है कि उसमें डुबकी लगाने भर से ही इंसान की कुल्फी जम जाए। अंटार्कटिका में रहने वाले वैज्ञानिक पानी को गर्म करके एक कपड़े को उस पर भिगो लेते हैं, फिर उसी गीले कपड़े से अपने शारीरिक अंगों की साफ सफाई करते हैं। यकीनन वैज्ञानिकों के नहाने का ये तरीका आम लोगों के तरीके से बिल्कुल अलग है, लेकिन अंटार्कटिका के रेगिस्तान में इसी को जिंदगी जीना कहा जाता है। अंटार्कटिका में अजीबोगरीब नहाने के ढंग के साथ ही वैज्ञानिकों के सोने का तरीका भी बहुत ही अलग होता है। उनके रिसर्च बेस के अंदर ही थर्मोस्टैटिक रूम और स्लीपिंग बैग का यूज किया जाता है। इन रूम्स में सोने पर वैज्ञानिकों के शरीर को गर्माहट मिलती रहती है और बाहरी ठंडी हवाओं से उनकी रक्षा होती है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से हर रिसर्च स्टेशन के पास एक छोटा कैंप बनाया जाता है ताकि किसी तरह की समस्या होने पर वैज्ञानिक उस कैंप में छिप सके। इस कैंप में भी खाने पीने का सामान, कपड़े और सोने के लिए स्लीपिंग बैग्स होते हैं, जिनका इस्तेमाल तूफान या बर्फीली हवाओं में फंसने के दौरान वैज्ञानिक कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि खराब मौसम की वजह से वैज्ञानिकों का रिसर्च स्टेशन तक पहुंच पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की टीम इन्हीं कैंप में रहते हैं। इसके साथ ही मौसम सामान्य होने तक उन लोगों को हफ्तों हफ्तों तक कैंप के अंदर ही कैद रहना पड़ता है, क्योंकि बाहर सर्द और तूफानी हवाएं अपने जोर पर होती हैं। मानवीय वेस्ट और मेंटल हेल्थ से निपटने की खास तकनीक। इसके साथ ही अंटार्कटिका में रहने वाले वैज्ञानिक इधर उधर कूड़ा कचरा फैलाने के बजाय इको फ्रेंडली तकनीक का यूज करना पसंद करते हैं, जिसके लिए रिसर्च स्टेशन में ही खास जगह बनाई जाती है। ज्यादातर स्पेस स्टेशन में वेस्ट मटेरियल को मशीन की मदद से श्रेड कर दिया जाता है ताकि अंटार्कटिका की पर्यावरण संरचना पर कोई खास असर ना पड़े। इसके अलावा वैज्ञानिकों के इस्तेमाल होने वाली सभी चीजों को रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है ताकि अंटार्कटिका में कूड़े कचरे का ढेर न लग जाए। हर रिसर्च स्टेशन की जिम्मेदारी होती है कि उसके आसपास का एरिया साफ सुथरा रहे और वहां रहने वाले वैज्ञानिक अंटार्कटिका की साफ सफाई का खास ख्याल रखें। इसके अलावा ह्यूमन वेस्ट को हैंडल करने के लिए भी रिसर्च स्टेशन के पास पाइपलाइन और निकासी का इंतजाम होता है, जिसे समय समय पर बदला जाता है। अंटार्कटिका में वैज्ञानिक रॉकेट टॉयलेट्स का यूज करते हैं, जिसमें इंसान का वेस्ट तुरंत ही किसी राख में तब्दील हो जाता है। अपने घर, परिवार और दोस्तों से दूर विपरीत और कठिन परिस्थितियों में रहने की वजह से कई बार वैज्ञानिक डिप्रेशन और हिंसात्मक व्यवहार का शिकार हो जाते हैं, जिनका इलाज करने के लिए डॉक्टर्स की टीम हमेशा सक्रिय रहती है। हालांकि रिसर्च स्टेशन में बातचीत और दोस्ती भरा माहौल होता है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में हर तरह के काम खुद करना कई बार वैज्ञानिकों को परेशान कर देता है। इसके साथ ही वैज्ञानिकों की मनोदशा को ठीक करने के लिए कुछ देशों के रिसर्च स्टेशन में स्ट्रैट जैकेट का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें पहनकर वैज्ञानिकों के हाथ और शरीर को बांध दिया जाता है। ऐसा करने से वैज्ञानिकों को अपनी दिमागी और मन की दशा को ठीक करने और आक्रामक रवैया बदलने में मदद मिलती है, जो आम लोगों के लिए थोड़ी अजीब थेरेपी साबित हो सकती है। आधुनिक तकनीक की मदद से अंटार्कटिका में जितना संभव हो सकता है, हर देश अपने वैज्ञानिकों को वो सुविधाएं मुहैया करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अंटार्कटिका की विपरीत परिस्थितियों में सामान्य जीवन की कल्पना करना किसी मूर्खतापूर्वक काम से कम नहीं लगता, क्योंकि अंटार्कटिका का ऐसा परिवेश ही धरती पर जीवन की संभावनाओं को निश्चित करने का काम करता है। अगर अंटार्कटिका के परिवेश में बदलाव करके वहां मानव बस्तियां बसाने का फैसला किया जाता है, तो उसका नतीजा मानव जाति के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद साबित नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।